न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। कई सवाल है, वो सवाल ये है कि केंद्र की मोदी सरकार जिस कानून को उम्मीद के तौर पर लेकर आई थी, क्या मुसलमानों की उम्मीद उस पे पूरी हो रही है या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि जिस कानून को ये कह के लाया गया था कि वक्फ की प्रॉपर्टियों पर जो अवैध कब्जे हो रहे हैं और जो वक्फ में पारदर्शिता नहीं है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए नए कानून की जरूरत है, वक्फ कानून में संशोधन की जरूरत है। क्या इस कानून से पारदर्शिता आ चुकी है या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि वक्फ कानून की वजह से क्या मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करना चाहती है। इन तमाम सवालों के बातचीत के लिए हम पहुंचे हैं। जमाते इस्लामी हिंद के एक सेक्रेटरी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और किस पोस्ट पे है उसके बारे में बताइए। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम इनाम उर रहमान है। मैं जमात इस्लामी हिंद में असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। औकाफ का डिपार्टमेंट में देखता हूँ। इनाम साहब, बड़ा सवाल यही है कि उम्मीद, मुसलमानों की उम्मीदें कितनी पूरी हो रही हैं। जी बहुत अच्छा सवाल है। ये जो कानून लाया गया है, पहले बिल था या फिर एक्ट बन गया, ये बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े बातें और बहुत ही अच्छे अच्छे अल्फाज के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये साहब, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी, इससे एम्पावरमेंट होगा, इससे गरीबों का, महिलाओं का, यतीमों का भला होगा, कमज़ोर तबकात का भला होगा। ये सारी बातें इससे कही गई हैं। इनक्रोचमेंट से इसको फ्री कराया जाएगा, ये सारी बातें कहकर इसको लाया गया। जबकि हकीकत ये है कि इस एक्ट की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि 1995 का जो एक्ट था, जो 2013 में अमेंड हुआ था और 14 में ही सरकार बदल जाती है। एक साल अभी उस अमेंडमेंट का हुआ, उसके में जो प्रोविजंस थे उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, उसको पूरी तरीके से टेस्ट करके नहीं देखा गया। जो उसमें प्रोविजंस थे उन पे अगर अमल दरामद हो जाता और वो चीज जब 5-7 साल अच्छे से वर्क कर लेती, अगर उसके बाद कोई चीज दिक्कत आती तो उसके बाद कोई बात समझ में आती कि हाँ इसकी जरूरत थी। दूसरी बात यह कि इस बिल की या इस अब जो एक्ट बन गया है, इसकी डिमांड किसने की। क्या मुस्लिम तंजीमों ने की, क्या मुतवल्लियान ने की, क्या मुस्लिम कम्युनिटी ने की, स्टेक होल्डर्स ने, किसने की। किसको जरूरत थी इसकी। इसको जरूरत सिर्फ हुकूमत को थी और वक्फ का डेवलपमेंट करने के लिए नहीं, बल्कि वक्फ पर कब्जा करने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, वक्फ को खुर्द-बुर्द करने के लिए और काबिजीन को और किराएदारों की शक्ल में या किसी तरह शक्ल में जो काबिजीन हैं या ऐसे मुतवल्ली जो करप्ट हैं, उन सबको मजबूत और मुस्तकम करने के लिए कानून आया है। वक्फ को नहीं आया। एक सवाल ये भी है कि अब बातें तो बहुत हो गई इसको लेकर, लेकिन अब सरकार कह रही है कि उम्मीद पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, नहीं तो वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी। मुसलमानों के अंदर एक पसोपेश की स्थिति है कि एक पोर्टल बना और उस पोर्टल में अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और वक्त भी दिया गया है, वक्त जो है वो काफी शॉर्ट है। कैसी चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये एक अजीब मज़ाक़खेज़ बात है जिस पर आप हंस सकते हैं कि उम्मीद पोर्टल से पहले एक पोर्टल था वामसी के नाम से। वामसी पोर्टल 2013 का जो अमेंडमेंट था, उसके बाद ये बात आई थी कि तमाम वक्फिया जायदादों का डिजिटाइजेशन होगा। इसका असाइनमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे गवर्नमेंट ने स्टेट बोर्ड्स को दिया। काफी बड़ा इसका बजट था। स्टेट बोर्ड्स की जिम्मेदारी थी कि वो तमाम वक्फ को डिजिटाइज करें। तकरीबन 12 साल गुजरने के बाद भी अभी तक गवर्नमेंट, अच्छा खासा बजट होने के बाद, अच्छा खासा अमला होने के बाद, वो पूरे रिकॉर्ड्स को अपलोड नहीं कर सके वामसी पोर्टल पर। जिस काम को गवर्नमेंट का अमला और गवर्नमेंट 12 साल में नहीं कर सकी, उसको वो हमसे 6 महीने में कराना चाहती है। फिर इसमें बड़ा एक कंफ्यूजन है। अगर वक्फ एक्ट अप्रैल में आया, उससे अगर टाइम निकालते हैं तो टाइम तो खत्म हो चुका। फिर 2 महीने के बाद पोर्टल बना,
1 महीने तक पोर्टल ठीक से चला नहीं, उससे अगर आप लगाते हैं तो बस आगे वो भी टाइम खत्म होने वाला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम लीडरशिप पहले ही अपील करती रही और उसकी अपील जायज थी कि अभी हम इस पर अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको चैलेंज किए हुए हैं कोर्ट में, जब तक कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आता। अगर हम चैलेंज भी कर रहे हैं और अपलोड भी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम खुद कंफ्यूज हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन जब इंटरिम ऑर्डर आया तो फिर ये हुआ कि भाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं आपको अपलोड करना है, तो फिर कहा कि अपलोड करना कर देते हैं। तो अब हमारे पास कुल मिलाकर उसके बाद ऑर्डर आने के बाद 2 महीने का कुल मिलाकर हमारे पास वक्त बचता है, और उसमें से भी 15 दिन तकरीबन निकल चुके हैं, तो अब सिर्फ 40 के दिन के करीब अब बचते हैं। 5 दिसंबर को वो टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो अभी तो पोर्टल की ट्रेनिंग भी कंप्लीट लोगों की ठीक से नहीं हुई, उसमें जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स को निकालने में भी लोगों को टाइम लगेगा। और जहां लोग तालीम याफ्ता हैं, मुसलमान पढ़े लिखे हैं, मुतवल्लियान समझदार हैं, उन प्रॉपर्टी का तो चलिए कुछ न कुछ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन जो कस्बात में हैं, देहात में हैं, जहां मुसलमान नहीं हैं या बहुत कम तादाद में हैं, या जिन पर ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, जिन पर काबिजीन बैठे हुए हैं, मुतवल्ली को आपने जिम्मेदार बनाया है, बाज़ जगह मुतवल्ली खुद कब्जेदार हैं, तो ऐसे में कैसे होगा? वो तो नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। इसके बजाय अगर ईमानदारी से गवर्नमेंट इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है, तो जिस तरह से उम्मीद पोर्टल को का असाइनमेंट उसने अपने स्टेट बोर्ड्स को दिया था, इसका असाइनमेंट भी वो इस काम को असाइन उन्हीं को करें कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुतवल्लियों की जिम्मेदारी हो कि तुम्हें उन तक जाकर रिकॉर्ड पहुंचाना है। या ये हो सकता है कि जिस तरह से पासपोर्ट वगैरह हम लोग बनवाते हैं या आधार कार्ड बनवाते हैं, तो पोर्टल पर आप अपनी रजिस्टर करें, आपको एक टोकन नंबर मिले, आप उस टोकन नंबर के हिसाब से जो टाइम स्लॉट मिले आप जाइए बोर्ड में, वहां जाकर रजिस्टर करा दीजिए। अच्छा इनाम साहब, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि उम्मीद अगर नहीं होता है तो ऐसे में वक्फ की जो संपत्ति है वो वक्फ नहीं रह जाएगी। क्या दबे अंदाज में सरकार ऐसी प्रॉपर्टियों पर कब्जा करना चाहे? सवाल बड़ा अच्छा है आपका, और आपके सवाल में जवाब भी छुपा है। गवर्नमेंट की मंशा, गवर्नमेंट की नीयत, उसका इरादा, उसके अज़ाइम साफ तौर पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके जो 42 अमेंडमेंट्स को आप देखेंगे छोटे बड़े सबको मिलाकर, उनको अगर आप गौर से जायजा लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये कानून वक्फ का भला करने के लिए तो नहीं आया, ये वक्फ को हड़पने के लिए आया है, वक्फ को कब्जा करने के लिए आया है, जो लोग काबिजीन उनको लेजिटिमेट करने के लिए आया है। खुद गवर्नमेंट का जहां सर कब्जा है, जहां प्राइवेट प्लेयर्स का कब्जा है, जहां कॉरपोरेट का कब्जा है, या करप्ट मुतवल्लियान का कब्जा है, या टेनेंट्स का यानी किराएदारों का कब्जा है, उन सबका तो भला हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा, एक तरह से उनको यहाँ फायदा मिलेगा। दूसरी बात ये, इस एक्ट के अंदर जो लिमिटेशन को खत्म कर दिया गया है, तो लिमिटेशन में यानी 12 साल से ज्यादा कोई कब्जा करके बैठा हुआ है और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो वो एडवर्स पोजीशन के तौर पर वो तो मालिक बन जाएगा उसका। अभी तक ये था सिर्फ वक्फ एक्ट में नहीं, तमाम धार्मिक जो इंडोमेंट्स हैं, उनके न्यास हैं, ट्रस्ट हैं, या इस तरह के औकाफ यानी इंडोमेंट्स जो कहलाते हैं, तो धार्मिक जो मजहबी इंडोमेंट्स हैं, रिलीजियस इंडोमेंट्स, उन सब के अंदर चाहे देवस्थान हो या आपके गुरुद्वारे का कानून हो या और भी इस तरह के जो रिलीजियस वहाँ के साउथ इंडिया के जो मंदिरों के ट्रस्ट हैं, उन सब के अंदर ये बात बहुत क्लियर है और वो अच्छी थी सबके लिए, हर मजहब के लिए, कि इन पर एडवर्स पोजीशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगने चाहिए? इसलिए कि वक्फ का कंसेप्ट ये है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज वक्फ। जब ये कंसेप्ट है कि जो चीज एक बार वक्फ हो गई वो हमेशा के लिए हो गई, यही कंसेप्ट उनके देवस्थान वगैरह में कि उन्होंने जो दान कर दिया वो हमेशा के लिए दान कर दिया। तो इधर ये होता था कि अगर कब्जा कर भी ले कोई आदमी, 50 साल भी हो गए, 10 साल, 20 साल, 100 साल भी हो गए, लेकिन अगर साबित हो गया कि ये वक्फी जमीन है, तो ये उसको खाली करना होता था, वो वक्फी मानी जाती थी। तो जब देवस्थान वगैरह में ये प्रोविजन अभी भी है, लेकिन वक्फ से इसको निकाला जा रहा है, इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन है, खुली हुई तफरीक है
तो ये चीज अपने आप में एक मजे की अजीब बात है। तो यहाँ तो जो कब्जेदार लोग हैं, चाहे किसी गैर कानूनी तौर पर, वो सारे के सारे बड़े खुश होंगे, तो मजा आ गया हमें। अच्छा, बीते दिनों कुछ लोग साफ कर रहे थे कि भाई अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जेरे निगरानी है, बावजूद इसके मुसलमानों को आगे आना चाहिए और उम्मीद पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज कराना चाहिए। उनके इस बात को और मौजूदा वक्त में जो पोर्टल बनाया गया है उसके बीच में कितनी चुनौतियां हैं? क्या एक आम आदमी उसे आराम से आसानी के साथ चीजों को कर सकता है? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल काम है। 2-3 वजह से मुश्किल है। एक तो आप पोर्टल को देखिए, पूरा वो इंतहाई कॉम्प्लिकेट सिस्टम है उसके अंदर। दूसरी बात यह कि हमारे मुल्क में अभी भी गांव देहात में इंटरनेट फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। आप अक्सर बैंक में जाते होंगे तो बैंक में एक ही बात सुनते होंगे, सर्वर डाउन है। अगर एक वेबसाइट बहुत सारे लोग एक ही वक्त में उस पर लॉगिन करेंगे तो बैंडविड्थ कम होने की वजह से साइट हैक हो जाएगी। अक्सर आप देखेंगे उसमें यही प्रॉब्लम आ रही है और टाइम इसी तरीके से निकलता आएगा। एक आदमी 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, फ्रस्ट्रेट होकर उठकर चला जाएगा। तो हमें तो लगता है कि उनका मंशा ही है कि रजिस्ट्रेशन ना हो। रजिस्ट्रेशन हो तो फिर यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनना चाहिए थी, वो आसान होती, डॉक्यूमेंटेशन का अपलोडेशन आसान होता, और जो ऑलरेडी आपके पास तकरीबन 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टियां जो वामसी पर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो मुंतकिल आप खुद ब खुद कर लेते वहां पर। तो बहुत आसान था। सारा डेटा गवर्नमेंट के पास है, सारे रिकॉर्ड्स स्टेट बोर्ड्स के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो असल में मसला है, सीधा सीधा मसला यह है कि एक गलत इंटेंशन से काम किया जा रहा है। अच्छा, आप आगे की क्या रणनीति? क्योंकि कल जो सेमिनार था उसमें आपने एक बात कही थी कि जमात इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से खटखटा सकती है। देखिए, जमात और सनला बोर्ड और भी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी इसको लेकर उनका कंसर्न है। वो सारे के सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं इसके खिलाफ। अभी इसकी तारीख बढ़ाने के लिए भी 2 पिटीशन जा चुकी हैं, एक ओवैसी आपकी तरफ से गई है और एक बरसला बोर्ड की तरफ से गई है। हम भी जो उसमें और कमी आ रही है तो हो सकता है हम भी एक पिटीशन लेकर जल्दी पहुंचे, और हम ये चाहेंगे कि इसमें जो जिम्मेदारी आपने मुतवल्लियान को दी है, मुतवल्लियान के बजाय आप इसकी जिम्मेदारी स्टेट बोर्ड्स को दें, स्टेट बोर्ड कराए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर स्टेट की जिम्मेदारी होगी तो वो 4 दिन में कराए, 4 महीने में कराए, 4 साल में कराए, 6 महीने में कराए, जितना कराए वो उसकी जिम्मेदारी। कम से कम ये बर्डन जो है वो मुतवल्लियान की गर्दन से निकालकर स्टेट बोर्ड पर आना चाहिए। स्टेट बोर्ड और किस काम के लिए है? किस काम के लिए उसको तनख्वाह दी जा रही है? उसका निगरानी करना, उसकी हिफाजत करना, वक्फ इसी काम के लिए तो वक्फ बोर्ड बने हैं ना। अगर सारा काम हमें ही करना है तो फिर ये इतना बड़ा अमला, इनकी तनख्वाहें किस बात की दी जा रही हैं? क्यों? ये संस्थाओं के चंदे से जो जमा होता है पैसा। जी। आपको एक चीज मैं बताऊं कि गुजरात में अभी तक सरकार की तरफ से गुजरात वक्फ बोर्ड को 1 रुपए का अनुदान नहीं मिला था, बीते कई साल होते। मुझे लगता है कि पिछले दिनों कुछ 1 या 2 करोड़ रुपए गुजरात सरकार की तरफ से दी गई थी। जब से गुजरात वक्फ बोर्ड बना था 1 भी रुपया सरकार ने नहीं दिया। ये बात मेरे लिए तो नई है, आपसे ये इन्फॉर्मेशन अभी मुझे लेकिन कई स्टेट्स में तो गवर्नमेंट ग्रांट देती हैं, लेकिन बाज़ जगह नॉमिनल देती हैं, लेकिन ग्रांट से ज्यादा जो कुछ गवर्नमेंट के कब्जे हैं वक्त पर, अगर उनका मार्केट रेट से किराया निकाल दिया जाए तो उनकी ये छोटी सी जो रहम करम वाली भीख है उससे वो बहुत ज्यादा बनेगा वो किराया। आपको हो सकता है आपको याद हो कि इंदिरा गांधी जी ने एक लेटर लिखा था एक जमाने में अपने स्टेट बोर्ड्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि वो या तो वक्फ की जमीनों पर अगर वो हैं या तो खाली कर दें, और अगर उनकी जरूरत हो तो मार्केट रेट से उसका किराया दें। अगर आज मार्केट रेट से किराया मिलने लगेगा गवर्नमेंट इदारों का जो वक्फ की जमीन पर है, तो आप बताइए कि कुछ औकाफ को किसी और की जरूरत होगी? सिर्फ गवर्नमेंट जिन इदारों पर कब्जा करके बैठी हुई है उनका किराया दे दे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वक्फ बाई यूजर का एक बड़ा मसला है, और जब भी आप उम्मीद पोर्टल पे जाते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि आपको किसने वक्फ किया था और कब दिया था। अब वक्फ बाई यूजर का जो मामला है वो
इतनी पुरानी मस्जिद, दरगाह, इमाम बाड़े, उसकी आपको कैसे तारीख पता होगी कि किसने दिया था और कब दिया था? तो अब ऐसी चीजों को कैसे आप रजिस्टर करा पाएंगे? देखिए, ये खुद अपने आप में एक अजीब बात है। जो मस्जिदें वक्फ बाय यूजर के आई हैं, वो कैसे आई हैं? वो खुद ब खुद नहीं आई। मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, इमाम बाड़े, दरगाहें, कब्रिस्तान, शिफा खाने और यतीम खाने, इस तरह की जितनी प्रॉपर्टी हैं, जब 1960 के आसपास जब सर्वे हुआ जमीनों का, तो वहां मुल्क की तकसीम के बाद जो लोग जा चुके थे मुल्क से, तकसीम के बाद इधर उधर हो गए थे, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हुआ, तो सर्वे कमिश्नर ने सर्वे के दौरान बाकायदा उनकी अपनी रिपोर्ट, जिसमें उनके पंचनामे हैं, सर्वे है, लोगों के बयानात हैं कि ये मस्जिद थी या ये कब्रिस्तान था, या हमने होते हुए देखा। ऐसी बहुत सारी, या पुरानी कब से है, तो लोगों ने बताया कि हम बाप दादा परदादा से होते हुए देखते आ रहे हैं, यानी ओवर द 100 years। तो ये सब आया, तो उस वक्फ बाय यूजर की इस्तिलाह और कंसेप्ट वक्फ में एक्ट में पहले से मौजूद था। उसके जरिए से बड़ी तादाद में, उसमें खास तौर से पंजाब और हरियाणा शामिल है, वहां पर बड़ी तादाद के अंदर इस तरह के औकाफ आए। उसको फिर गजट किया गया। गजट गवर्नमेंट का था, सर्वे गवर्नमेंट का था, एक सर्वे कमिश्नर होता था, उसके साथ 3-3, 4-4 रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते थे, वक्फ बोर्ड का अमला होता था। ये सारे के सारे गवर्नमेंट के लोग थे। सर्वे गवर्नमेंट ने किया, गजट गवर्नमेंट का था। जब आपने गजट किया, आपने सर्वे किया, तो क्या आप अपना ही लिखा हुआ फाड़ के फेंक देना चाहते हैं? तो ये तो अजीब बात है ना। तो फिर जब आपने गजट कर दिया और वक्फ बाय यूजर मान लिया, उसको आप गजट के जरिए से आप उसको एंटर कर दीजिए। इतनी सी आसान सी बात है। यानी एक आसान काम को इंतहाई मुश्किल बनाने का काम इस उम्मीद पोर्टल के जरिए से किया जा रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि क्या आप एक अपील करेंगे मुसलमानों से कि उम्मीद पोर्टल के जरिए अपनी वक्फ की प्रॉपर्टियों को रजिस्टर कराएं, ताकि सरकार की जो गंदी नजर है वो उस पर ना पड़े और वो संपत्तियां जो है वो मुसलमानों के भलाई के लिए, उम्मत के काम के लिए काम आ सके? देखिए, ये मैं क्या अपील करूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। असल में पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम तंजीमें, उसमें जमात इस्लामी, जमीयत उलमा और दीगर बड़ी तंजीमें, सभी की तरफ से ये कोशिश हो रही है और अपील की जा रही है अपने कैडर से कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो कल को ये सब कोर्ट में जाकर कहेंगे कि साहब लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं, वो इतना आसान तो नहीं है कि इस टाइम में कंप्लीट होगा, लेकिन जितना होगा, ये दुश्वारी आएंगी, बाद में फिर कोर्ट के सामने जाएंगे कि ये दिक्कत आ रही है। लेकिन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के लिए संजीदा होना चाहिए और जितना मुमकिन हो सके टाइम के अंदर वो अपनी चीज को मुकम्मल कर लें। बहुत शुक्रिया इनाम साहब।